Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 10th class physics chapter electricity और lecture number 3। ठीक है, इससे जो पहला हमने वीडियो कवर किया उसमें हमने बेसिक्स टर्म्स पढ़ी थी, जैसे करंट क्या होता है, फील्ड क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो हमने कवर किया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उसको देखें, फिर आप यहाँ पे थर्ड वीडियो स्टार्ट करें। तो इसमें क्या है, अभी हम शुरू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या है? ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने पोटेंशियल और करंट को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो वहाँ से इन्होंने क्या देखा कि जैसे मान लिया कोई भी कंडक्टर है, उसमें से चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज का फ्लो होगा, सिंपल सी बात है, तो करंट आएगा। और जब करंट आ रहा है तो उस करंट की वैल्यू को ये मेज़र कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी एक पोटेंशियल सोर्स लिया हमने, पोटेंशियल सोर्स का मतलब क्या है, एक ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी जिसमें हमने चार्ज को स्टोर करवा रखा है, चार्ज को मूव कर करके स्टोर करवा रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल सोर्स। तो अब जैसे उसको थोड़ा लूज करेंगे तो वो चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसने यहाँ से क्या बोला, जो आपका जो पोटेंशियल सोर्स है उसको हमने पोटेंशियल को हमने क्या लिखा था, वोल्ट में हम उसको मेज़र करते हैं। तो वहाँ से हमने क्या बोला, जितनी हाई वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ओम्स लॉ ने सिंपल इस चीज़ को वेरीफाई किया, डिफाइन किया। इन्होंने क्या बोला कि जब भी किसी सर्किट में हमने कोई भी पोटेंशियल सोर्स लगाया, अभी वो पोटेंशियल सोर्स हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे ना, सर्किट में करंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। सर्किट में जो करंट है वो उतना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल के हमने लिया है पोटेंशियल के लिए वोल्ट, और करंट के लिए हमने लिया है आई, करंट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इन एनी सर्किट, इन एनी सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट, current is always directly proportional to voltage applied। यहाँ से सिंपल डेफिनेशन आती है। ये मतलब क्या, ये पोटेंशियल, ये करंट, इस पोटेंशियल को हम जितना बढ़ाएंगे ना, करंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब क्या रिलेशन आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आया, तो हमने बोल दिया V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, सिंपल। प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया तो यहाँ से हम एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं R I। ठीक है, ये जो R है ना कॉन्स्टेंट, इस R का नाम है रेजिस्टेंस। इस R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां से क्या आया, V इज इक्वल टू आर आई। ये जो आपका है ना बेसिक, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ मीन। V इज इक्वल टू आर आई। आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहां से आया हमारे पास ये रिलेशन। अभी अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपका पोटेंशियल, यहाँ पे आपका करंट। जितना आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे उतना आपका करंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ओम्स लॉ का ग्राफ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो ये आया यहाँ से सिंपल। अच्छा, अगर हम इनका यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस को बताने लग जाएगा, क्योंकि रेशियो आ जाएगा ना, V बाई आई करेंगे। ठीक है, V बाई आई करेंगे, जैसे हम बोल देंगे ये अगर वोल्टेज और ये करंट का इस तरीके से स्लोप मतलब V बाई आई निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, आई नीचे गया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, रेजिस्टेंस के। ठीक है, अगर टेंजेंट निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा आपका आई,
तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं ओम्स लॉ को। तो ओम्स लॉ बहुत सारी डिवाइसेस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होके आती है, लेकिन इसकी कुछ ना लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस हम बोलते हैं, लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशन में क्या है, हमने जैसे इसको ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। ये बहुत सारी ऐसे मटेरियल हैं जिनके ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ये जो लॉ है ये ओबे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते, इसीलिए उन मटेरियल्स को हम लिमिटेशंस में रखते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस में रखते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, कोई भी ग्राफ आप प्लॉट कर दें वो स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, अदर देन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जैसे कोई भी हम बोल दें इस तरीके का ग्राफ बोल दें हम यूं जा रहा है, कोई भी हम ऐसे बोल दें कि यूं जा रहा है, ऐसे करके कोई भी ग्राफ, तो उसको हम बोल देंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसे कुछ एक डिवाइसेस हैं जो इसको फॉलो नहीं करती। वो मोस्टली जैसे जो होती हैं वो होती हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्या होती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एक डिवाइस आती है डायोड। ठीक है, डायोड, एक आती है ट्रांजिस्टर। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं। ये जो डिवाइसेस हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको ओम्स लॉ की लिमिटेशंस के तरीके से इसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, अभी हम रेजिस्टेंस को देखते हैं कि ये क्या होता है। ओम्स लॉ से एक टर्म निकल के आई थी रेजिस्टेंस, तो एक बार हम इसको हम चेक करते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लिया कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को थोड़ा, अगर हम वायर है जैसे, तो उसको थोड़ा जूम करें तो इस तरीके से हमने बोल दिया ये एक वायर है, छोटा सा कोई टुकड़ा ले लिया आपने। ठीक है, अब इस वायर में क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करेगा, उसी को तो हमने करंट बोला था। तभी तो ये जो चार्ज है इसमें क्या था, बेसिकली क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो क्या हो रहा है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ से मूव कर, हमने इसको मान लिया कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से। बैटरी में दो टर्मिनल बताए थे हमने, एक ये बड़ा एक ये छोटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस तरीके से हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया, इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया इस पोटेंशियल के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमने बोला पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाएंगे, मतलब देखो क्या आया, सोच के देखें यहाँ से। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव मूव करेगा, यहाँ से जाएगा और इस साइड, लेकिन जो करंट आता है, देखो ये तो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से है, नेगेटिव से मूव करके यूं जाएगा आपका पॉजिटिव की साइड। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन नहीं है। करंट हमेशा इसके अपोजिट चलता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, हाई पोटेंशियल से लो की साइड, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड आपका करंट जाएगा। यानी कि जो करंट है वो तो ये है, करंट इज आई, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की। अभी रेजिस्टेंस क्या है वो हम देखते हैं एक बार। ये इलेक्ट्रॉन एक नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कंडक्टर के अंदर जब मूव करेंगे ऐसे, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे। तो जब ये मूव कर रहे हैं तो इनके फ्लो में ये आपस में एक दूसरे से टकराना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, स्पेस ये एक वायर ही है सिंपल सी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इनमें आपस में टकराव शुरू हो जाता है, यानी कि कोलिजन होगा। इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है, आपस में टकराना चलते टाइम। ठीक है, एक्सीडेंट टाइप। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाते, रैंडम फ्लो हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो रैंडम फ्लो क्या है, मतलब क्या, इनके रास्ते में एक रुकावट पैदा हुई, ये खुद ही वो रुकावट है। ठीक है, आपस में टकराते हैं ना,
तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में एक रुकावट, एक अपोजिशन जनरेट हुई, ठीक है। उसी अपोजिशन को जब हमने मेज़र किया ना कि कितनी जनरेट हुई, उसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। उसी अपोजिशन का नाम हमने क्या रख दिया, रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस की अगर डेफिनेशन दें क्या है, इट इज द मेजर ऑफ टोटल opposition offered by a conductor in the flow of charge। चार्ज के फ्लो में जो भी अपोजिशन पैदा हुई कंडक्टर के अंदर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। इट इज denoted by कैपिटल आर। कैपिटल आर की जो यूनिट है मेज़र करने का, जो हम लेते हैं, तो ओम्स लॉ से ये निकल के आया था, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे है, ओम, ठीक है। और सिंबल जो होता है, सिंबल पे थोड़ा ध्यान देना, सिंबल होता है ओम का कुछ यूं करके, ठीक है। ये आपका सिंबल है ओम के लिए। तो ये है आपका मेन रेजिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल याद रखना, अपोजिशन जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि कोलिजन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा अपोजिशन होगी, और जितनी ज़्यादा अपोजिशन होगी उतना हाई रेजिस्टेंस होगा, उतना हाई रेजिस्टेंस। जैसे मैं बोल दूँ 5 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस, ऐसे करके हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो सारा का सारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या है, अपोजिशन या कोलिजन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो देखो सिंपल हम क्या बोलेंगे, हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, R आ जाएगा V अपॉन आई, ठीक है। देखो सिंपल सोच के देखो, V क्या है, V तो ये पोटेंशियल, ये तो कांस्टेंट है जो हमने एक बार लगा दिया, वही रहेगा। अभी अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है, ये जो करंट है ये कम होगा, ये तो फिक्स हो गया ना वोल्टेज, तो करंट कम होगा, तभी तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी बढ़ पाएगी इस तरीके से। मतलब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना चार्ज के फ्लो में रुकावट आएगी, तो कम चार्ज फ्लो कर पाएगा, और कम चार्ज फ्लो करेगा तो करंट की डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो कम चार्ज फ्लो करेगा तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो वो वैल्यूज़ हैं कुछ, एक बार इनको चेक करते हैं वन बाय वन। तो एक तो सिंपल जो हम बोलते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एक तो होती है लेंथ, एक होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है वायर की मोटाई, एक तरीके से हम बोल सकते हैं सिंपल, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर आएगा मटेरियल, कुछ अच्छे कंडक्टर होते हैं, कुछ खराब कंडक्टर होते हैं, मटेरियल, ठीक है, ऑफ वायर आप ये बोल सकते हो। और एक फैक्टर होता है टेम्परेचर। बेसिकली ये मेन फैक्टर होते हैं, ठीक है। लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मटेरियल ऑफ द वायर है, और एक टेम्परेचर है। एक और भी आता है अगर हम लिखें तो नंबर डेंसिटी, ये आपके हायर क्लासेस में आ जाता है। तो सिंपल अभी इतना आप फैक्टर को अगर हम कंसीडर करें तो ये बेसिकली आपके जो सिलेबस में है वो यही है, आपके फर्स्ट जो 3 है ना, लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और मटेरियल है, इन्हीं पे, ठीक है। तो वन बाय वन चेक करते हैं कि क्या है, देखते हैं क्या है। देखो अगर लेंथ की बात करें, फर्स्ट फैक्टर है लेंथ, तो लेंथ के साथ रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, सिंपल हमने क्या किया, हमने कंडक्टर लिया, मान लिया एक छोटा सा कंडक्टर लेते हैं, ये वाला एक टुकड़ा यहाँ से इतना सा,
और एक कंडक्टर लिया हमने, मान लिया बड़ा सा यूं करके, 2 कंडक्टर ले लिया हमने लेंथ पे, एक ये छोटी लेंथ का है, एक ये बड़ी लेंथ का है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा इस साइड। हमने बोल दिया अगर मान लिया मैं पोटेंशियल को यूं कनेक्ट करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी फ्लो करेगा यूं अंदर की साइड। ठीक है, हमने क्या बोला है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है कितना ज़्यादा कोलिजन होगा आपस में। अभी सिंपल सी बात देखें, एक बीड की जगह है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक तो मैं बोल दूं कि 5 सेंटीमीटर चला, तो 5 सेंटीमीटर चलने में मान लिया वो 20 बार टकराया, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बोल दिया सिंपल 20 बार 20 कोलिजन हुए यहाँ पे। लेकिन उसी बीड की जगह में चलते टाइम अगर उसको मान लिया 5 सेंटीमीटर की बजाय 50 सेंटीमीटर चलना पड़े तो वो ज़्यादा बार टकराएगा, सिंपल सा फंडा है। तो ज़्यादा बार टकराया तो हमने बोल दिया, मान लिया अब की बार वो टकराया, मान लिया 120 बार टकराया, 120 कोलिजन हुए। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस था जो आपका अपोजिशन जनरेट हुई। रेजिस्टेंस क्या था, अपोजिशन। अपोजिशन किस पे डिपेंड कर रही है, कोलिजन पे। तो जिसमें ज़्यादा कोलिजन होंगे उसमें ज़्यादा अपोजिशन आएगी, मतलब उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जिसमें कम कोलिजन होंगे उसमें अपोजिशन भी कम हुई और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हुई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, लेंथ हम जितनी बढ़ाते जाएंगे उतने नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते जाएंगे, अपोजिशन बढ़ जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट आया हमारे पास सिंपल कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक पॉइंट निकल के आया। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट आया ये तो गया लेंथ। सेकेंड पॉइंट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, जैसे मैं अगर ये मार्कर है मेरे पास, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे ये तो है इसकी लेंथ, ये जो है ना ये वाला, ये जो एरिया है ये, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके साथ क्या रिलेशन आएगा चेक करते हैं। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है अगर एरिया ये बढ़ेगा, अगर ये मैं बोल दूं ये एरिया अगर हम बढ़ाएं, मतलब क्या होगा, इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। ठीक है, चेक करते हैं। तो सिंपल हमने क्या बोल दिया, एक तो कंडक्टर ले लिया हमने, अभी लेंथ को सेम रखेंगे क्योंकि हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं। एक तो हमने इस टाइप की वायर ले ली, या फिर हाँ इस टाइप की वायर ले ली मान लिया, और एक हमने वायर ली कुछ यूं करके थोड़ी सी मोटी। तो देखो दोनों को जब ऑब्जर्व करोगे तो सिंपल सा सोच के देखें, एक तो मान लिया इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करें, एक हम बोल दें इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करें। तो देखो इलेक्ट्रॉन को तो फ्लो करना है, तो फ्लो करने के लिए उनको स्पेस चाहिए। तो इसमें देखो ये है कन्फाइंड सा, यानी कि कंजस्टेड प्लेस है। यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो एरिया कम है। ठीक है, एरिया कम है तो कोलिजन बढ़ेगा, ज़्यादा टकराएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात देखें तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसके मुकाबले, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो कोलिजन कम हो रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ये रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्सली का। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो एक बार दोनों पॉइंट को हम वापस इकट्ठा करते हैं और दोनों पॉइंट को मिला के अगर हम वापस लिखें तो देखो हमारे पास क्या आएगा, चेक करते हैं एक बार। हमने बोल दिया एक तो पॉइंट आया जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, एल लिख दिया हमने। एक पॉइंट तो यहाँ से ही आया। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ से आ गए। ठीक है, सिंपल सी बात। अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इनको यहाँ रखते हैं। अभी थर्ड पॉइंट है मटेरियल ऑफ द वायर।
मटेरियल ऑफ द वायर में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कुछ गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ थोड़े से पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि प्रॉपर करंट फ्लो नहीं कर पाता। ये उनकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ये उनके जो स्ट्रक्चर है ना, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये सारा उस पर डिपेंड करता है। मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं बेस्ट जो कंडक्टर होता है ना, जो बेस्ट कंडक्टर है उसको हम बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। उससे फिर अगर हम नीचे आते जाएंगे तो मान लिया कॉपर आ गया, फिर मान लिया नीचे स्टील, आयरन, इस तरीके से आपके अलग अलग मटेरियल हैं। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। सिल्वर लोगे तो कम रेजिस्टेंस है, दूसरा मटेरियल लोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड फैक्टर आया आपका मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फोर्थ फैक्टर की बात करें, टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी ना तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन यानी कि उनकी एनर्जी बढ़ने से उनके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, वो वाइब्रेट, एक्साइटेड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और एक्साइटेड होने की वजह से उनका जो आपस में कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। मेटल के केस में, अगर हम कंडक्टर की बात करें ना, यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर के केस में अलग होता है और कंडक्टर के केस में अलग होता है। तो कंडक्टर की अगर हम बात करें ना, तो कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, उनकी एनर्जी और बढ़ा दी आपने तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड। ये कुछ वैसा ही हो जाएगा कि एक भीड़ थी, एक तो सिंपल हम बोल दें कि कहीं पे भीड़ है, एक पार्क में बिठा रखे हैं हमने, पार्क में भीड़ है, मान लिया छोटा सा पार्क है और उसमें 2000 लोग आ गए हैं। ठीक है, तो एक तो वो भीड़ है। अभी हम उसी एक प्लेस में अगर वहाँ पे मान लिया हम म्यूज़िक सिस्टम बहुत हाई कर दें, मतलब एक तरीके से हम बोलते हैं डीजे सिस्टम कर दिया, यानी कि एक डांस क्लब की अगर हम थोड़ा सा उसको इमेजिन करें, तो वहाँ क्या आ जाएगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाई म्यूज़िक है और लोगों की एनर्जी बहुत हाई, जिसकी वजह से वो जो आपस में टकराव है, कोलिजन है, वो ज़्यादा होगा। एक तरीके से आप इमेजिन करके सोच सकते हो ऐसा कुछ। ठीक है, तो एनर्जी हाई होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन केस ऑफ कंडक्टर वहाँ पे क्या होगा, आपके जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कंडक्टर के केस में। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर कुछ ऐसा है कि एक 4-5 बंदे बैठे हैं कहीं पे मुंह लटकाए हुए, बिल्कुल चुपचाप। ठीक है, अगर वहाँ पे आप डीजे सिस्टम या कुछ ऐसा हाई एनर्जी कोई चीज़ प्रोवाइड उनको करते हो तो वो एक्साइटेड तो होंगे, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी पहले ही लो थी, वो उदास से बैठे थे तो उनकी एनर्जी पहले ही लो थी, वो मूव कर ही नहीं रहे थे। तो जब आपने एनर्जी उनको सप्लाई की तो उनके अंदर सिंपल एनर्जी है जिससे उनकी मूवमेंट स्टार्ट होगी, मूवमेंट स्टार्ट होगी तो वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, लेकिन कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऐसा ही, नंबर डेंसिटी जितनी ज़्यादा हो जाएगी, भीड़ जितनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, कोलिजन उतने ज़्यादा हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो है हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब एक और टर्म आती है, उसमें क्या बोल दिया हमने, देखो इन 2 पॉइंट को हमने लिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों को इकट्ठा किया तो हमने लिख दिया डायरेक्टली एल के और इनवर्सली एरिया के। तो यहाँ से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक टर्म आती है रो, ये इसका सिंबल है एल अपॉन ए। ये जो रो है ना, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की छोटी बहन। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो एक तरीके से।
तो ये जो रेजिस्टिविटी एक नई टर्म आई हमारे पास, ये एक टाइप से रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन छोटा। कैसे देखते हैं एक बार। हमने बोल दिया रेजिस्टिविटी आई हमारे पास नई टर्म। अभी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम क्या डिफाइन करें, सिंपल देखते हैं एक बार। देखो हमने क्या बोल दिया, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमने क्या किया, रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है। तो जो लेंथ है ना उसको हमने 1 कर दिया, तो इस लेंथ को हम 1 कर देंगे और ये जो एरिया है ना इसको भी 1 कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, रो, और ये लेंथ आपकी 1 हो गई है और ये जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी 1 हो गया है। तो यहाँ से देखो 1/1 तो 1 हो गया, मतलब R इज इक्वल टू रो आ गया। मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस के बराबर आई। अभी देखो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर है कब, जब लेंथ भी हमने 1 कर दी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने 1 कर दिया। अगर इस तरीके से हम बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, रेजिस्टेंस के बराबर। अच्छा देखो इसमें क्या किया, हमने लेंथ को भी फिक्स कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी फिक्स कर दिया, ठीक है, स्पेसिफाई किया है। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी का जो दूसरा नाम है ना उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब हमने क्या कर दिया, लेंथ और एरिया को स्पेसिफाई कर दिया, इसीलिए रेजिस्टिविटी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा यूनिट की अगर हम बात करें, देखो ये फॉर्मूला यूज़ करो, यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम इज इक्वल टू रो, एल लेंथ को हम मेज़र करेंगे मीटर में और एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर कैंसिल हो गया। अभी ये जो रेजिस्टिविटी है ये आई ओम और यहाँ जाके मीटर, तो ये यूनिट आ जाएगी रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर, ठीक है। तो इसमें एक ये रेजिस्टिविटी है टोटल जो हमने डिफाइन की है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपको पजल करने के लिए, वो क्या पूछता है कि मान लिया अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को चेंज कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दें, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो हमने पढ़ रखा है दोनों पॉइंट, लेकिन अगर बोल दे लेंथ चेंज करें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करें तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने इसको पहले से स्पेसिफाई कर रखा है, लेंथ 1 होगी एरिया 1 होगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर लेंथ और एरिया चेंज ही नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंपल हम इतना बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ओके। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इन टॉपिक्स में से किसी में भी आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।